बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ई-कैट प्रिपरेशन में वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क को सादा ज़ुबान में ये समझा जाता है कि किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एफर्ट जो है वो वर्क है, लेकिन फ़िज़िक्स में वर्क को किसी और तरह से बयान किया जाता है। इसमें फ़िज़िक्स में हम वर्क को कुछ इस तरह से स्टडी करते हैं कि जी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस करे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी जगह पे चला जाए, और ये जो फोर्स है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि एंगल थीटा बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम वर्क डन को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। W = F डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमारे पास आएगा FD cos ऑफ थीटा। थीटा जो है ये एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब ये जो वर्क डन है इसे हम ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है ये न्यूटन मीटर है, या आप इसे जूल भी कह सकते हैं। इसके अलावा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी पॉसिबल है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या आप इसको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बता सकते हैं, अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस होगा तो हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 90 डिग्री से 180 डिग्री में होगा, यानी कि अगर हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एडजेसेंट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक जो आदमी जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। जो इस फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नियरली इसके लिए जो फ्रिक्शन के लिए जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और कॉस 180 डिग्री जो है वो नेगेटिव होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। क्या वर्क डन जीरो भी हो सकता है? जी बिल्कुल, वर्क डन जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो होगा, या एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का हो, कॉस 90 जीरो होगा तो वर्क डन भी हमारा वैनिश कर जाएगा, वर्क डन जो है वो जीरो होगा। इसके अलावा हम वर्क डन को ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ से कैलकुलेट करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे और वाई एक्सिस पे हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी कि एफ कॉस थीटा। अच्छा जी, अब आपने जो है एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी फोर्स एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास एक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया है वो वर्क डन को कोरिस्पॉन्ड करता है। अगर आप एरिया कैलकुलेट करें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमारे पास लेंथ जो है अगर हम कहें वो डिस्प्लेसमेंट है, तो विड्थ जो है वो हमारे पास जो है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी कि एफ ऑफ कॉस थीटा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें वर्क डन देगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स यानी कि इसमें जो फोर्स अमल करती है वो थ्रू आउट दी डिस्प्लेसमेंट, थ्रू आउट दी मोशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो वेरिएबल इन नेचर हैं, यानी कि उनकी जब वो एक्ट करती हैं तो उसमें वेरिएशन आ सकती है। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स F = G(m)m डिवाइडेड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये r के अकॉर्डिंगली वेरी करेगी, क्योंकि ये इनवर्स लॉ को फॉलो करती है, स्क्वायर इनवर्स लॉ को। जैसे जैसे r बढ़ता चला जाएगा फोर्स कम होती चली जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। इसी तरह से हुक्स लॉ से जो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं F = kx, ये फोर्स जो है ये भी एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट x पे फ्रॉम द मीन पोजीशन। x कम ज्यादा होगा तो फोर्स भी कम ज्यादा होगी। इसके अलावा एक थर्ड फोर्स भी हम जो है पढ़ते हैं वो स्टोक्स लॉ में हम कि जो फोर्स है ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें जो फोर्स है वो वेलोसिटी फैक्टर v पे डिपेंड करती है। ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी कम ज्यादा होने से ड्रैग जो है उसमें वेरिएशन आ सकती है। तो ये जो अभी मैं 3 फोर्सेस का जिक्र कर रहा था ये वेरिएबल फोर्सेस हैं, और अगर आपका काम जो है इन वेरिएबल फोर्सेस के जेर असर होगा तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो कांस्टेंट
फोर्स के ज़ेरे असर जो काम है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम एक सिंपल केस ले लेते हैं जी, हमारे पास जो है ए और बी पॉइंट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो है कोई ढलवान सी जो शेप जो है आपने उसमें वर्क करना है। आप इसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना चाहते हो, लेकिन जो वर्क डन होगा इसमें वो यूनिफॉर्म फोर्स के ज़ेरे असर नहीं होगा। कहीं आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, कहीं आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगी, एंगल डिफरेंट होगा। कहीं पर जो है वो लेंथ जो है उसमें ज़्यादा हो सकती है, लेंथ कम हो सकती है। इसके लिए हम पूरे पाथ को जो ए और बी के दरमियान है कोशिश करते हैं कि हम इसे डिवाइड करें ऐसे पैचेस में जिनमें हर पैच में किया गया जो वर्क है वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ए और बी के दरमियान जो टोटल लेंथ है हमने उसे पैचेस में डिवाइड किया और टोटल नियरली 7 पैचेस में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें आप देख सकते हैं डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, ये जो डेल्टाज हैं ये स्मॉल पैचेस को कोरिस्पॉन्ड करते हैं जिसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि डेल्टा L की टोटल लेंथ के अंदर जो फोर्स F1 एक्ट कर रही है वो नियरली कांस्टेंट रहेगी। फिर जो डेल्टा L2 है उसमें जो फोर्स F2 एक्ट कर रही है वो नियरली उस पैच में जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से हमने 7 पैचेस लिए हैं, 7 पैचेस में सेपरेट, हर एक में सेपरेट फोर्स F1, F2, F3 अप टू F7 तक होगी, और लेंथ जो है उसे हम डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा L1, डेल्टा L2 एंड सो ऑन अप टू A से B तक। अगर आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हर पैच के लिए अलग से वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट पैच के लिए हम डेल्टा W1 कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड के लिए डेल्टा W2 कैलकुलेट करेंगे और उसे फाइनली ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा A से B तक। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समीशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पैचेस जो है वो टोटल 7 है, तो समीशन इस तरह से अप्लाई की जाएगी कि जी आपने I एक कोई इंडेक्स ले लेना है और हम यहां से I जो कि 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा 7 तक, क्योंकि हमने 7 पैचेस लिए हैं। तो जी हमारे, और इसी तरह से जो इंडिविजुअल वर्क डन है वो क्या होंगे जी, F1 cos थीटा 1 डेल्टा L1। लेकिन जब हम इसके ऊपर जो है वो अपना इंडेक्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम FI आ जाएगा, इसके साथ cos थीटा I आ जाएगा और डेल्टा LI आ जाएगा। अब ये जो I वाला फैक्टर है, जैसे FI है, वो कोरिस्पॉन्ड करता है तमाम के तमाम जो हमारे नंबर्स हैं 1 to 7 से, और इसको हम समीशन में कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि जी हमारा जो समीशन है वो स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा 7th पैच तक। स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। और सबसे पहले इसको ओपन हम किस तरह से करेंगे, I की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो है I की जगह पर 1 आ जाएगा, F1 cos थीटा 1 डेल्टा L1। देन समीशन अप्लाई, यानी कि इस एडिशन होगी, प्लस का साइन आएगा, साथ ही अगेन समीशन आगे बढ़ेगी। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, F2 आ जाएगा, cos थीटा 2 आ जाएगा और डेल्टा L2 आ जाएगा, और इस तरह से हम प्रोसीड करते करते अप टू 7 तक जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम वर्क डन को ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हम ग्राफिकली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको सेम जो हमारे पास A से B तक जो वर्क डन है उसको ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो वेरिएबल फोर्स के ज़ेरे असर बन रहा है। स्टार्ट में फर्स्ट पैच के हमने इस पूरे ग्राफ को भी अगेन उसी तरह से क्या करना है, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पैच जो है वो हमारा जो F1 cos थीटा 1 को कोरिस्पॉन्ड करता है और लेंथ जो है वो डेल्टा L1 है। इसी तरह से अप टू 7 पैचेस हैं तो हमने जी लास्ट तक इसी तरह से चलते चले जाएंगे। और जब हम इसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो जो वर्क डन है वो ये जो पैचेस हैं, स्मॉल पैचेस, इनके जो एरियाज हैं उनसे कैलकुलेट किया जाएगा। और इन एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इन पैचेस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेने से आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल एरिया है उसमें उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ पैचेस जो हैं वो इस एरिया से बाहर हैं, कुछ पैचेस जो हैं वो इस एरिया के जो है ना अंडर है। लेकिन जो एक्चुअल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो और होगा, और जो इस पैचेस से रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एग्जैक्ट जो है
वो इस वेरिएबल फोर्स के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम इन पैचेस की तादाद को ज्यादा करते चले जाएं, यानी कि इस पैचेस के साइज को कम से कम करते चले जाएं, तो हमारा जो एरिया है वो ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का साइज कम होता चला जाएगा, डेल्टा एल की तादाद जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी और साइज में वो स्मॉल होते चले जाएंगे। यानी कि अगर हम अपने इस टोटल जो हमारा वर्क डन है उस पर लिमिट अप्लाई करें इस तरह से कि जो हमारे स्मॉल पैचेस जो हैं, डेल्टा एल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हैं, इतने स्मॉल हैं कि वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो रेक्टेंगुलर शेप्स होंगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज होंगी, उनकी विड्थ कम से कम होती चली जाएगी और हम वर्क डन को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि जी एक अ मैन लिफ्ट्स अ ग्रोसरी ऑफ मैस 10 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड देन टेक्स इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, इट वर्क्स डन। आपने ये बताना है जी एक आदमी जो है वो कुछ सामान उठाता है 10 किलोग्राम का, कितनी हाइट तक, 1 मीटर तक, और वो उसे 20 मीटर तक लेकर जाता है जी, टोटल वर्क डन कितना होगा? तो भाई इसमें जी दो केसेस हैं, एक जी वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है, सेकंड केस जो है उसमें वो उसको डिस्प्लेस करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो W इज इक्वल टू mgh से कैलकुलेट किया जाएगा और वो हमारे पास आएगा जी 98 जूल। जबकि जो सेकंड केस है उसमें जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि फोर्स अपवर्ड लग रही होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का होगा, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन 0 होगा। तो जो टोटल वर्क है लिफ्ट करने में और उसके बाद डिस्प्लेस करने में वो हमारे पास 98 प्लस 0 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ए ऑप्शन 98 जूल। इसके अलावा एक और एमसीक्यू है जी छोटा सा, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल द वर्क डन इज, जी अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है तो वर्क डन कितना होगा? तो जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल में मूव करते हुए डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो वो बार बार एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे जी हमारा वर्क डन जो है इस केस में 0 है।